थोड़ा बेसिक एंड थोड़ा रॉ में जाएंगे। तो देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब बात आती है, क्योंकि कुछ कुछ नए बंदे भी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक में भी जाना पड़ेगा और वैसे समझाना भी पड़ेगा। हाँ, तो जरा DXY के साथ देख लेते हैं पहले। DXY मीन्स डॉलर इंडेक्स, वो सबको पता ही होगा, जो USD की पावर बताता है। डन। तो जरा DXY को देखते हैं, DXY कर क्या रहा है। तो आप लोग ये देखोगे, DXY हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया, ठीक है। एंड उस नॉन स्टॉप बुल मूव के बाद DXY अपना एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, जो कि मार्केट ने 61 को टैप करके, ठीक है, 61 को टैप करके मार्केट ने एक बाइंग शो करी है। हम हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने 61 को बड़ा अच्छा टैप करा, और टैप करने के बाद एक बाइंग शो कर रही है। एंड उसके बाद अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको ये चीज पता लग रही है, जो सेलर्स का प्रेशर था वो कितना स्ट्रॉन्ग था इस जोन में, जब मार्केट 61 के पास में आई। और ये हमारा कॉन्सेप्ट लगता है, अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। और ये कैंडल क्यों इतनी स्ट्रांग बनी 61 के पास। देखो, जो बंदा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर रहा उसको नहीं पता यहाँ पे क्या है। लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो आपको पूरा फॉल दिखेगा, आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि इस जोन में है भी क्या, कुछ है या नहीं। बट यहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम के थ्रू ट्रेड करोगे तो आपको पता है कि हाँ, इस जोन में 61% रिट्रेसमेंट है, और उसी रिट्रेसमेंट में आकर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया है। अब एक चीज है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का हमें वेट करना पड़ेगा, तभी हम वहां से कुछ बाय प्लान कर पाएंगे। तो DXY में तो यहाँ पे कुछ इतना खास स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ नहीं कि जिसको लेकर मैं बाय करने बैठ जाऊं। ठीक है, एक कैंडल बनी है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं स्ट्रेट अवे एकदम बाइंग एक्सपेक्ट कर लूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बना उस लेवल का। एटलीस्ट यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो, सो दैट मैं यहाँ पे बाय का सोचूं, तो वो तो हुई नहीं। अब डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट, अगर इसके कंपैरिजन में बात कि जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जिस स्ट्रक्चर ने मार्केट को गिराया है, उसकी फॉर्मेशन में ये स्ट्रक्चर कुछ खास बड़ा नहीं है, और कुछ खास शो नहीं कर रहा। अगर इन दोनों की फाइट भी होती है ना, तो आई थिंक डोमिनेट ये कर रहा है। मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये मार्केट एक अच्छे सपोर्ट में और मेजर सपोर्ट में, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का 61 है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते, EMA के अबव आ जाए। EMA के अबव आना चाहिए, एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम की EMA के तो अबव आए मार्केट, एंड देन मार्केट रिट्रेस करे EMA के ऊपर आकर, एंड देन मार्केट एक बुल मूव दे। क्योंकि जब मार्केट इतना टाइम स्पेंड करेगी, तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर सपोर्ट में टाइम स्पेंड कर रही है। जब कभी मार्केट कोई भी मेजर सपोर्ट में टाइम स्पेंड करती है, देन वहां से एक अच्छा मेजर बाइंग का मूव आता है, या मेजर रेजिस्टेंस से अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करे तो सेलिंग का मूव आता है, ठीक है। तो DXY अपन लोग क्यों देखते हैं, DXY के देखने का रीजन क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके बिहाफ में ट्रेड प्लान करोगे ना, इसके बिहाफ में हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन माइंडसेट, ह्यूमन साइकोलॉजी को सेट रखने के लिए, कि हाँ, तुम्हें पता है डॉलर की पावर क्या चल रही है, क्योंकि एट द एंड जितने भी पेयर्स ट्रेड करते हैं वहां पे डॉलर आता ही आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक से USD ट्रेड कर रहे हैं, तो जब हम डॉलर को ट्रेड कर रहे हैं वहां पे, तो हमें डॉलर के बारे में पता होना चाहिए कि अभी वो फॉल कर रहा है या बाइंग शो कर रहा है, पावरफुल है, वीक है, इतना तो पता है ना, कि मतलब DXY स्ट्रॉन्ग वीक वाला फंडा पता है, नहीं पता, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, अपन लोग जब ट्रेड करते हैं, जैसे मान लो मैं X से USD ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं GBP USD ट्रेड कर रहा हूँ, मैं USD कैट ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे भी डॉलर आ रहा है, यहाँ पे भी डॉलर आ रहा है, बट डॉलर यहाँ पे आगे आ रहा है, क्लियर है। अब क्या होता है, अगर मान लो मार्केट X से USD में बुलिश मूव दे रही है, इसका मतलब डॉलर वीक है और गोल्ड स्ट्रॉन्ग है, समझे। इसका मतलब डॉलर आपका क्या चल रहा है, वीक चल रहा है, सॉरी, डॉलर स्ट्रॉन्ग चल रहा है और गोल्ड क्या चल रहा है, वीक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे GBP USD है, ये भी ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या चल रहा है, GBP स्ट्रॉन्ग है और USD वीक है। बट USD कैट, अब यहाँ पे USD कैट है, USD आगे है और कैट पीछे है, अब मार्केट फिर ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब USD स्ट्रॉन्ग है। तो जो आगे वाली करेंसी होती है, वो अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो आगे वाली करेंसी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बेरिश जा रही है तो पीछे वाली करेंसी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे मार्केट फर्दर फॉल कर रही होती, जब मार्केट फर्दर फॉल कर रही है तो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, डॉलर, डॉलर, और इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, कैट। इतना सिंपल सा है, ठीक है। मैं इस चीज को और अभी बाद में ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। तो यही चीज है, DXY मतलब ये डॉलर, डॉलर की पावर बताता है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब जरा MCX का हाल देख लेते हैं। ये MCX जो है वो इंडियन मार्केट का गोल्ड है, ठीक है।
तो इंडियन मार्केट का गोल्ड है, तो इसमें क्या होता है, इसमें गैप्स आते हैं, और जो गैप्स होते हैं ना, ये गैप्स हमें हेल्प करता है मार्केट का गैप्स फिल अप करने में। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे डेली टाइम फ्रेम। देन अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यार मार्केट ने खुलते ही आज गैप खुला है नीचे, बॉटम में ये गैप पेंडिंग। ठीक है। एमसीएक्स में ऐसा हुआ है बहुत बार, जितनी बार भी एमसीएक्स में गैप्स आते हैं ना, तो गैप्स कहीं ना कहीं फिल होते ही होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, फिल हुआ, यहाँ पे गैप अप आया था, फिल हुआ, ये गैप आया था, फिल हुआ। ठीक है। ये गैप्स आते हैं, फिल होते हैं। जो भी गैप्स आते हैं ना, मोस्टली मार्केट उसको फिल करती है। ठीक है, जैसे ये पेंडिंग है, कुछ कुछ पेंडिंग्स रह जाते हैं, मतलब मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये गैप्स फिल करने आती है, तो ये कहीं ना कहीं में हमें एक थोड़ा बहुत आइडिया देता है, मतलब हम बायस्ड नहीं होते इसको लेकर, बट कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया दे देता है। देन अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने करा क्या है, ये मार्केट का एक नेकलाइन जोन। अब यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है नेकलाइन के ऊपर, या नहीं है? मैं इसको नेकलाइन जोन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने करा क्या है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे, मार्केट जब गिरी, मार्केट उठी, मार्केट अगेन गिरी, मार्केट अगेन उठी, मार्केट अगेन गिरी, मार्केट अगेन उठी, ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ, बट टैप भी तो किया। मतलब नेकलाइन का मतलब है तो ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कौन सी वाली भाषा में, जब यहाँ पे कुछ बनाना होता, यहाँ पे एक पैटर्न बना है, तो इसके लिए नेकलाइन कहा जा रहा है। बस ये एक बोलने का टर्म है। समझ पा रहे हो? अगर मान लो ये पैटर्न नहीं बना होता, ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, क्या होता, कंसोलिडेशन। हम बोलते कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। बट ये, इसने कंसोलिडेशन में एक ढांचा बनाया, इसने इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन करी, तब हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है। समझे? और इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का जो ये लेवल था, जिसको मार्केट बार बार ब्रेक नहीं कर पा रही थी, वो रेजिस्टेंस था, जो कि हमारे लिए अब क्या बन गया, नेकलाइन। वो इसकी नेकलाइन है, और मार्केट ने इसकी टैप करी, ईएमए टैप करा, अब क्या है, अब में गैप पेंडिंग है, जो कि ये वाला है। अगर मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर हुआ, तो मार्केट इस गैप को फिल करने इजीली जा सकती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अदरवाइज पहले मार्केट डाउन है, और अगर आज मार्केट डाउन आती है और इस गैप को फिल करती है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब देखो, हम एमसीएक्स ट्रेड नहीं कर रहे, याद रखना, हम एमसीएक्स को ट्रेड नहीं कर रहे। एमसीएक्स सिर्फ और सिर्फ हमें एक ट्रेंड बताने में हेल्प करता है, दैट्स इट। इसके अलावा एमसीएक्स में और कुछ नहीं। ठीक है। एमसीएक्स हमें ये बताता है कि अबव में गैप पेंडिंग है, क्योंकि एमसीएक्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एक साथ चलते हैं। अगर एमसीएक्स ऊपर जा रहा है, मान लो एमसीएक्स का गैप पेंडिंग है, एमसीएक्स को अपना गैप फिल करना है, तो एमसीएक्स को बुल मूव देना पड़ेगा। अगर एमसीएक्स बुल मूव देगा, तो अपना गोल्ड ऑटोमेटिकली बुल मूव देगा। ठीक है। सिल्वर बुल मूव देगा, तो अपना गोल्ड भी बुल मूव देगा। मतलब ये आपस में मिले जुले पेयर्स। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सिल्वर के ऊपर। अगर आप सिल्वर को देखोगे, अब सिल्वर क्या कर रहे हैं, सिल्वर को अगर आप हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, तो आई थिंक यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया था, यहाँ पे लो बना, मैं कह सकता हूँ यहाँ लो बना, यहाँ लो बनने के बाद यहाँ डॉजी फॉर्म, ये हाई था, ये लो बना, यहाँ डॉजी फॉर्म हुई। ठीक है, हम मान लेते हैं। अब हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रॉपर देखूं, तो यार आपको ये पता लगेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, यहाँ एक बुल ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखोगे, इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग बुलिश चल रहा है। बॉटम से देख लो, ये लो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई एंड ये हाई। तो स्ट्रक्चर तो मार्केट बाइंग शो कर रही है। ठीक है। बहुत अच्छी बाइंग शो कर रही है, इसमें ये डाउट नहीं है कि भाई मार्केट बाइंग शो नहीं कर रही है, और बहुत अच्छी बाइंग शो कर रही है। और जितनी बार मार्केट ने एक फॉल दिया है, वो एक रिट्रेसमेंट हुआ है, और उसी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक बुल दिया, ये बाइंग आई, फिर अगेन एक रिट्रेसमेंट हुई, इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट ने एक बाइंग शो करी। मतलब मार्केट बुल, रिट्रेस, बुल, रिट्रेस, बुल, ऐसी तो एक हेल्दी अप ट्रेंड चलती है मार्केट, या नहीं चलती? ऐसी तो मार्केट चलती है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने ऐसी बुल मूव दिया। इतना क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि मार्केट क्या पता, क्योंकि जिस टाइप से रिट्रेसमेंट करी है, जो ये रिट्रेसमेंट करी थी, इस रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग टीपी तो यही होता, क्योंकि अगर मार्केट ने यहां से बुल मूव दिया, ये रिट्रेसमेंट करा, यहां से मैं बाय कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस कहाँ है, नियर बाय।
तो टीपी तो नियर बाय रेजिस्टेंस से ही रखते हैं ना, तो टीपी जब नियर बाय रेजिस्टेंस से रखते हैं तो मेरा टीपी तो आ गया, बट ट्रेंड क्या चल रहा है अभी भी, बुलिश। अब ये एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इफ मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल, देन मार्केट विल रिट्रेस एंड देन मार्केट कैन गिव अनदर बुल, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जो टीपी था वो अपना आ चुका है, अगर हम लोग लॉजिकल बात करें कि हाँ भाई अगर रिट्रेसमेंट हुई थी, रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेक्टेड जोन ये था, मार्केट ने टीपी दे दिया। अब अगर लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखेगा यहाँ पे कि हाँ मार्केट ये हाई था, ये लो बना रही, मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रही है। और ये लेवल हायर टाइम फ्रेम का क्या था, रेजिस्टेंस ही है ना, क्या मैं इसको हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस कंसिडर करूंगा, ये हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। अब अगर हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल कर रही है, या हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से मान लो हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से अगर मार्केट को बुल मूव देना है, या हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से मार्केट को फॉल करना है, तो वहां पे मार्केट को क्या स्ट्रक्चर, मतलब रिवर्सल बनाना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम का एक मेजर लेवल जो कि रेजिस्टेंस है, अगर इस पॉइंट से मुझे सेल करना है तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, चाहे वो डबल बॉटम डबल टॉप हो, चाहे ट्रिपल टॉप हो, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, चाहे वो कंसोलिडेशन हो, मतलब कुछ ना कुछ मार्केट को यहाँ पे फॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर तो मार्केट गिरेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने करा क्या, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो बना रही है, क्या पता मार्केट फर्दर फॉल दे, बट ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है। अब इस बुलिश ट्रेंड में एकदम से सेल करना थोड़ा सा फियर होता है, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो स्ट्रांग ट्रेंड में अगेंस्ट द ट्रेंड जाना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें क्या पता वो कितना डाउन आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए अभी जो बोल रहे थे कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, क्योंकि अभी मार्केट जिस जोन में है ना, जैसे ऑल टाइम हाई वाले जोन में हमें हमेशा फियर होता है, और ऑल टाइम लो में हमें बहुत बार फियर होता है, क्योंकि जब गिर रही होती है तो गिरती ही रहती है। अभी वो ये लो है, थोड़ी देर बाद एक और लो बन जाएगा, फिर और लो बन जाएगा, हमें तो पहले लगा था ना यही लास्ट लो है, बट उसके बाद मार्केट और गिरी, उसने और लो बनाया, फिर वो और गिरी, उसने और लो बनाया, तो ऐसे में हम फंस सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अब क्या हुआ है, ये एक पॉइंट था जहां मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, समझना, क्या ये डबल बॉटम बना, बना ये डबल बॉटम। जी भैया। अब मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि हायर टाइम फ्रेम में बुल मूव है, हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हुई, जब ये हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हुई तो वो एक कैंडल ने रिट्रेसमेंट करी, अब वो एक कैंडल ने जब रिट्रेसमेंट करी होगी, अब यहां से उसको ऊपर जाना है, तो इसको ऊपर जाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न। अब जैसे देख लेते हैं, आप इसके हायर टाइम फ्रेम में आओ, यहीं से नॉन स्टॉप बुल मूव था, फिर रिट्रेसमेंट लगाई, ये कितने परसेंट रिट्रेसमेंट लेवल था, 61। ठीक है। अब 61% फिर रिट्रेसमेंट में देखोगे तो मार्केट ने क्या फॉर्म करा है, रिवर्सल पैटर्न करा है, नहीं फॉर्म में नहीं करा। ठीक है ना, हायर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट था, लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, देखो मार्केट मूवमेंट तभी देती है जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो ये नहीं कि हायर टाइम फ्रेम में मेजर लेवल में आ गई, अब क्या पता मार्केट उससे भी तो नीचे गिर सकती है। हम कैसे श्योर होंगे कि मार्केट यहीं से उठेगी, श्योरिटी तब मिलती है जब मार्केट वहां पे कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉर्म करा, फिर मार्केट ने एक बाइंग शो करी। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो मार्केट को यहाँ पे क्या क्या चीज शो कर रही है, जैसे ये लेवल है, ठीक है, ये मार्केट का सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, अभी मार्केट इसको सपोर्ट टैप कर रही है, साथ साथ ईएमए चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। अब मार्केट चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको सपोर्ट भी ट्रिगर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, अगर मार्केट चाहे तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बात करी जाए पैटर्न, तो कुछ खास नहीं बना, पैटर्न कुछ खास नहीं बना। अगर मैं इससे आपसे ये पूछूं इस जोन में पावरफुल कौन है, बायर्स की कैंडल देखो और सेलर्स की कैंडल देखो, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा चल रहा है अभी, बायर्स का, समझ पा रहे हो, जब तक यहाँ पे जो ये सेलर्स हैं और इसको रेजिस्टेंस ना बनाए, तब तक हम यहाँ पे फर्दर फॉल नहीं एक्सपेक्ट करते, सिल्वर की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, अगर और मैं अगर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूँ, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यार देखो, जब तक ये लो ब्रेक ना हो, जब तक ये लो ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस सेट ना हो, क्योंकि पास्ट में यही सपोर्ट था, यही सपोर्ट था, यही रेजिस्टेंस था,
जब तक मार्केट इसको रेसिस चेक ना करे हम यहाँ पे कंसिडर कर ही नहीं सकते इस चीज को। ठीक है, अब यहीं पे 1 आवर टाइम फ्रेम में आओ। अब यहाँ पे भाई अगर आप देखोगे मार्केट ने बहुत ज्यादा चॉपी हो चुकी, जस्ट कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन कर रही। ठीक है, अब अगर मान लो मार्केट यहाँ से फर्दर बेरिश मूव देती है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप सेल कर दो कि भैया बहुत कंसोलिडेशन होगी, चलो मैं सेल कर देता हूँ, आप मैं कहता हूँ सेल कर दो। अब भाई क्या पता मार्केट यहीं से उठ जाए, फंस सकते हो ना, क्योंकि आप जब कभी भी ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले आपका ध्यान रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। क्योंकि जब कभी ट्रेड लेते हो तो आप रेंज क्लीन फाइंड आउट करते हो, क्योंकि जब तक रेंज ही साफ नहीं होगी आप ट्रेड लेके करोगे क्या। जब रेंज क्लीन नहीं होगी तो आप फंस जाओगे ना, रेंज क्लीन होनी जरूरी है। अब मान लेते हैं यहां से मार्केट फर्दर नीचे गिरती है, मार्केट गिरी, मार्केट इसको रेजिस्टेंस चेक करती है, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये हाई था, ये हाई था, लो बना, लो बन रहा है, एंड मार्केट अब फर्दर बेरिश मूव दे सकती है। बट जब तक ले हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा तो रेंज क्लीन है, समझे। अब मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा तो रेंज ये रही, समझ गए नहीं समझे, है ना, तो हमें रेंज क्लीन चाहिए होती है। तो अभी एक ये चीज देख लेना, और साथ के साथ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मार्केट का ये लो था, ये हाई बना, ये चीज देखनी जरूरी है मार्केट में बहुत। ये हाई बना, ये हाई बन रहा है, और अभी अभी लो नहीं बनाया मार्केट, स्टिल अभी हाई फॉर्म कर रही है, दैट मीन मार्केट यहाँ पे लो, हाई, हाई, हाई एंड हाई फॉर्म कर रही है। तो एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है। और अप ट्रेंड में ऐसे ही जब मार्केट डिप मारने आती तभी हम बाय प्लान करते हैं, समझे नहीं समझे। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे गिरती रहती है, जब मार्केट यहां होती है तब हम सेल थोड़ा करते हैं, जब मार्केट यहां पे आती है और इसके कंपैरिजन में क्या बनाती है, लो, तब हम सेल करते हैं ना। तो हमेशा ये बात याद रखना, ये चलती हुई ऊपर आते हुए बाय कभी मत करो, जब ये फर्दर नीचे आती है और बॉटम वाले कंपैरिजन में हाई फॉर्म करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट में बाय करने की सोचो। क्लियर है। तो सिल्वर में हमें ये पता लग गया कि हाँ भाई मार्केट बॉटम से हायर हाई बनाते हुए आ रही है, तो क्या पता मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग शो कर सकती है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो समझ आ गई, अब इन सब चीजों से हमें सीखने को क्या मिला। मैंने सिल्वर देखा, मैंने DXY देखा, मैंने M6 देखा। अब इन सब चीजों से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को कोई ट्रेड नहीं लेनी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को फ्रेशन अप करने के लिए, ये देखने के लिए कि बाकी जगह क्या चल रहा है, बाकी स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मैंने उनको आइडिया देख लिया। जैसे M6 ने मेरे को बताया कि M6 अगर फर्दर फॉल करता है, बॉटम का गैप है, जो आज का गैप है, मार्केट उसको फिल करके एक बुल मूव दे सकती है। उसने मुझे आइडिया दे दिया, उसने बोल दिया कि अगर मार्केट इनकेस गिरती है, इन केस अगर आज गोल्ड की मार्केट गिरती है, तो मुझे पता है M6 में नीचे गैप पेंडिंग है, तो M6 का गैप फिल होगा, वहां से बुल मूव आ सकता है। तो मैं गोल्ड में ये सोच सकता हूँ अगर इनकेस गोल्ड में मार्केट नीचे गिरती है तो क्या पता वहां से बाइंग आ सकती है। क्लियर है। मैंने सिल्वर देखा, सिल्वर में मुझे ये आइडिया मिला कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, हायर हाई चल रहा है, तो बुल ट्रेंड है, और इनकेस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो मुझे पता लग जाएगा सपोर्ट में ही है, क्या पता मैं यहाँ से बाय कर लूँ। समझे नहीं समझे। तो मेरे को ये सब आइडिया मिल जाएंगे जब मैं ये सारे पेयर्स एनालाइज कर रहा हूँ। अब अगर बात आ जाती है गोल्ड की, जो हम एक्चुअल में ट्रेड करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, अब गोल्ड में चल क्या रहा है, गोल्ड में मार्केट का नॉन स्टॉप बुल मूव है, सबको क्लियर है। आप हायर टाइम फ्रेम में आ जाओ, मंथली में स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। वीकली में आ जाओ तो भाई आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई मार्केट ने जिस टाइप से अपना बुल मोमेंटम लिया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अब आप डेली में आ जाओ। अब डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या चीज शो होगी, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये शो हो रहा है, मैं आपको ये स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर है ना, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में कभी गोल्ड को ट्रेड करोगे ना, तो आपको बहुत सारे सिमिलर पैटर्न्स मिलेंगे जो मार्केट ने पास्ट में फॉर्म कर रखे होते हैं। मतलब मार्केट ने पास्ट में इस टाइप के ना सेम स्ट्रक्चर्स बहुत फॉर्म कर रखे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार इस स्ट्रक्चर को सब ढंग से देख लो। माइक ऑन है तुम सबके या नहीं है। जी भाई। हाँ जी थोड़ा भैया। सा जी भैया। जी भैया। थोड़ा बेसिक रॉ जा रहा हूँ, भैया। हाँ जी भैया। हाँ भैया, माइक ऑन है। कोई दिक्कत नहीं भैया। एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर फॉर्म पर, ये बुल मोमेंटम था, ये रिट्रेसमेंट की, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लिया। सेम इसी टाइप का चल। स्ट्रक्चर हमने पास्ट में यहाँ पे देखा था, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे ना, तो कुछ इसी सेम टाइप का स्ट्रक्चर की बुल मोमेंटम था, कंसोलिडेशन थी, ठीक है, कंसोलिडेशन थी, और ये जो बुल मोमेंटम था ये रिट्रेसमेंट था, ये जो बुल मोमेंटम है ये रिट्रेसमेंट है।
इसी रिट्रेसमेंट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुई, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सेम होते हैं। अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, मतलब मार्केट में पास्ट में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बहुत फॉर्म करती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे, हाँ अब आप लोगों को समझाता हूँ कि अब ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे बुलिश ही चल रहा है। बोल। अब आप यहाँ पे आओ 4 आवर में, पहले आपको यहाँ से समझा देता हूँ। मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट करी? 61 रिट्रेसमेंट करी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि जब कभी हायर टाइम फ्रेम, जब कभी हायर टाइम फ्रेम मार्केट ऐसे रिट्रेस करती, तो लोअर टाइम फ्रेम में इसी जगह पे कोई ना कोई क्या बनता है, पैटर्न बनेगा ना। अगर मार्केट को उठना है तो बॉटम में पैटर्न बनाना पड़ेगा, गिरना है तो ऊपर से पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर यहां से मार्केट उठ रही है तो मार्केट को यहाँ पे डबल बॉटम बनाना पड़ेगा, और वो इसके लोअर टाइम फ्रेम। या तो मार्केट को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है ना, मार्केट को यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर है ना? अब भाई ऐसे अगर मैं हायर टाइम फ्रेम को देखता रहूंगा तो ये और नीचे भी तो जा सकती है, और जब ये ऊपर चली जाएगी तो मेरे हाथ से मूव मिस हो जाएगा। भैया ईए में हट गई है। ये मैं हट गई। ठीक है, तो ये चीज समझ गए कि मार्केट ने कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करा। अब यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में जैसे आएंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जिसको हम कह सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आप लाइन से भी देखोगे, आई थिंक लाइन में आप लोगों को और क्लियर हो जाए कि मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, वो भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, जी तो भाई। यहाँ पे मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करी। लाइक आप लोग यहाँ पे देखो, ये 61% रिट्रेसमेंट था ना, मार्केट गिरी स्ट्रेट अवे। 61 को टैप करके मार्केट रॉकेट नहीं बनेगी। स्ट्रेट अवे 61 को टैप करते ही मार्केट रॉकेट नहीं बनेगी, मार्केट अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। लाइक डेली में अगर मार्केट ने 61 टैप करा तो यहाँ पे भी टैप कर दिया होगा। टैप करते ही मार्केट ने क्या करा, एक बुल मूव दिया। क्या वो आसमान में चलेगी? नहीं। वो अगेन गिरी। फिर अब जब गिर रही होगी तो बंदा सोचेगा भैया अब तो लो बन गया, इसके कंपैरिजन में तो लो बना है। बट क्या ये लो 61 को ब्रेक कर पाया? नहीं ब्रेक कर पाया। फिर मार्केट अगेन बुल मूव दिया। तो क्या जब ये बुल मूव आया तो क्या इस बुल मूव ने कोई हाई बनाया? नहीं। फिर अगेन गिरी। अब यहाँ पे लो था, ये लो था, अब ये क्या बना, हाई बना ना इसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करा? क्या इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो? भाई बुक्स में तो अलग बनता है, बुक्स का तो आपको ऐसा दिखेगा। एक्चुअल लाइफ में नहीं होता ना, बुक्स की जिंदगी अलग है, एक्चुअल ट्रेडिंग अलग है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार भैया यार मार्केट ने तो प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया। कल जब मार्केट ने फॉल दिया, समझना, कल जब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया तो इसने करा क्या? आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। डन। अगर आप ये देखोगे, ये मार्केट का एक मेजर सपोर्ट है, क्या हम इसको एक मेजर सपोर्ट कंसिडर करेंगे? बिल्कुल भैया। ये सपोर्ट था, क्लोजिंग दे गई कहां तक थी वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कैंडल रुकी कहां पे। ये यहाँ पे रुकी, गिरी, फेक ब्रेकआउट हुआ, बुल मूव हुआ तो रीटेस्ट हुआ, फिर अगेन रीटेस्ट हुआ। अब जब रीटेस्ट हुआ, अगर रीटेस्ट हुआ तो उस टाइम पे लोगों को क्या दिखा, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखी जिसमें बहुत ज्यादा सेलिंग है। तो कोई भी इंसान की कैंडल देखकर करेगा क्या, सेल। सेल। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी हम लोग को मार्केट में जब ट्रेड करना होता है ना, तो हम लोगों को कैंडल्स से ज्यादा हमें स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। कभी भी मार्केट में ट्रेड लेते हो तो स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी दो एज कम्पेयर टू कैंडल, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होगी, स्ट्रक्चर होगा तभी वो कैंडल उस स्ट्रक्चर के अंदर आ पाएगी। समझना, बाइंग स्ट्रक्चर तो बाइंग कैंडल्स देखो, सेलिंग स्ट्रक्चर है तो सेलिंग कैंडल्स देखो। पहले तो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक कैंडल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करती, मल्टीपल कैंडल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक कैंडल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करती। इतनी बात, मल्टीपल। मल्टीपल कैंडल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ना। तो आप लोगों का सबसे पहला फोकस होना चाहिए स्ट्रक्चर के ऊपर। जब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखने लग जाए अच्छे से,
उसके बाद किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, फिर कैंडल्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता लगे कि मार्केट ने एक रिवर्सल फॉर्म करा। अब रिवर्सल फॉर्म करने के बाद यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मार्केट ने रिवर्सल फॉर्म करा, अब आज ना मेरे को लग रहा है मैं उस ट्रैक में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जिस ट्रैक में मैं पढ़ाता हूँ, पता नहीं क्यों। अब ये देखो, अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या करा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करा, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट आई डाउन, तो इसके नेकलाइन का। अकॉर्डिंग लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट हो गया। अगर पढ़ा होगा लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट, अगर आप यहाँ पे फिब लगाते हो तो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दी, ठीक है। रिट्रेसमेंट करी तो रिट्रेसमेंट के साथ साथ मार्केट ने जो लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था, पैटर्न के हिसाब से बात करें तो नेकलाइन थी, डन। कंसोलिडेशन के हिसाब से बात करें तो सपोर्ट। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो क्या टेस्ट हुआ, सपोर्ट। सपोर्ट। तो यहां पे मार्केट ने करा क्या, पैटर्न भी बनाया, लेकिन हम इसको सपोर्ट भी टैप बोलेंगे, हो गया, रेजिस्टेंस मैं भी इसको ब्रेकआउट हो बोलूंगा गया। कि भाई ये मेरा नेकलाइन था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट करा। जब मार्केट ने इसको रिट्रेस करा तो मार्केट ने यहाँ से बुल मूव दिया ना, मार्केट ने अपनी नेकलाइन को टैप करके तो बुल मूव दिया। अब नेकलाइन टैप हुई तो क्या फिर रिट्रेसमेंट नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई है। कितने 30। परसेंट रिट्रेसमेंट हुई, 30 या 50 के अराउंड हुई, समझे नहीं समझे। मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट करी, साथ साथ नेकलाइन भी थी, तो दोनों चीज साथ लगी है ना, रिट्रेसमेंट प्लस नेकलाइन। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑलरेडी था, ट्रेंड बुल था, ईएमए नीचे थी, तो इसने एक थोड़ी बहुत श्योरिटी दी थी कि जिसके हिसाब से मार्केट ने एक बाइंग दी और यहाँ पे डॉज भी फॉर्म हुआ था। और मार्केट का जब ट्रेंड, मैंने पहले भी बताया था मार्केट का ट्रेंड कैसे चलता है, जब मार्केट ऐसे हाई हाई हाई, समझ पा रहे हो ना? ये मार्केट का बुल ट्रेंड ऐसे चलता है। और अगर रिवर्स करना है तो मार्केट को रिवर्सल ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना।